उसका दाह संस्कार गांव के सामने कर दिया गया था उसके पिता के द्वारा। लेकिन 1.5 साल के बाद वह अपनी प्रेमिका के साथ उत्तर प्रदेश के मुगलसराय स्टेशन पर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो घटना है वह कुछ अजीब सी है। आइए जानते हैं पूरा मामला। बिहार का रोहतास जिला, और रोहतास जिले के अंदर एक थाना पड़ता है कोचस। इसी कोचस थाने के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था राधे श्याम। उनके बच्चे थे और उनकी सबसे छोटी बेटी 16 साल की थी, संध्या। जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में रवि रंजन नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। दोनों आते जाते थे साथ साथ, और आते जाते समय इन लोगों के आपस में बात होती है और नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों का बातचीत करना अब इतना ज़रूरी हो गया था। और फिर रविरंजन ने एक उपाय निकाला। जैसे तैसे उसने पैसा इकट्ठा किया और एक मोबाइल लेकर के और संध्या को दे दिया कि अब आराम से बात हो सकेगी। अब दोनों इस मोबाइल से बात करने लगे, चोरी चोरी, चुपके चुपके बातें होती रही और मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस बात की भनक संध्या के माँ बाप को लग जाती है, और राधे श्याम और उनकी पत्नी ने जब लड़के के बारे में पता करना शुरू किया तो यह पता चला कि अब वह जो लड़का था रवि रंजन उन्हीं के गांव का था, बसंत राम का लड़का था, और वह भी संध्या के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। फिर राधे श्याम और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी को डांटा फटकारा और रविरंजन से भी मुलाकात किया और कहा कि तुम हमारी लड़की से दूर रहो। लेकिन बातें काफ़ी हो चुकी थी, मिलना जुलना हो गया था। अब उन लोगों का दूर रहना उन लोगों के लिए खुद मुश्किल बन गया था। अब इन लोगों ने चोरी चोरी मिलना जुलना शुरू कर दिया और कई बार पकड़े भी गए, और हर बार उन्हें राधे श्याम और उनकी माँ की तरफ से डांट फटकार मिली, धमकियाँ मिली। लेकिन उन दोनों का यह मिलने जुलने का जो सिलसिला था छुपते छुपाते चलता रहा। संध्या रोज़ डांट खाती थी, और अब आलम यह हो गया कि वह रविरंजन के बिना रह भी नहीं सकती थी। रविरंजन का भी यही हाल था। फिर दोनों ने मिल कर के एक योजना तैयार किया, एक प्लान बनाया, और वह योजना यह थी कि कहीं भाग चलें जहां उन्हें रोकने टोकने वाला कोई न हो। अब इश्क का भूत जो है सिर पर सवार हो चुका था, और फिर ये दोनों नाबालिग लड़का और लड़की रविरंजन और संध्या 21 अक्टूबर साल 2021 को अपने अपने घरों से भाग जाते हैं। जब सुबह होती है तब संध्या गायब थी। माँ बाप इधर उधर खोजते हैं चुपके चुपके, कोई जानने न पाए, और सोचते हैं कि शायद किसी दोस्त के घर गई होगी या किसी सहेली के घर गई होगी, आ जाएगी। लेकिन उन लोगों को न आना था, न वे लोग आए। 22 अक्टूबर 2021 तक वे छानबीन करते रहे, अपनी बेटी का पता लगाते रहे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उधर रविरंजन जो था उसका माँ बाप भी उसे खोज रहे थे, और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि रविरंजन, बसंत राम का लड़का रविरंजन, राधे श्याम की बेटी को लेकर कहीं भाग गया है।
एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी न संध्या की खबर मिली न रवि रंजन की खबर मिली। फिर गांव का एक आदमी राधे श्याम को यह राय देता है कि वह थाने जा कर के रिपोर्ट लिखवाए कि बसंत राम का लड़का रवि रंजन उसकी बेटी को लेकर कहीं भाग गया है। हो सकता है कि पुलिस दोनों की तलाश कर ले। राधे श्याम थाने जा कर के रवि रंजन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है कि रवि रंजन उसकी बेटी को लेकर संध्या को लेकर कहीं भाग गया है। यह रिपोर्ट 28 अक्टूबर 1921 को लिखाई गई। फिर पुलिस 16 वर्षीय रवि रंजन की छानबीन शुरू कर देती है और संध्या की। सबसे पहले पुलिस उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है। फिर उसके परिवार, दोस्त और उसके स्कूल से भी जानकारी हासिल करती है। कोचस थाने का लगभग पूरा स्टाफ इस केस के सिलसिले में उन दोनों की तलाश में लग गया था, क्योंकि दोनों अभी नाबालिग थे। जांच पड़ताल के दौरान 31 अक्टूबर 2021 को सुबह देखिए, अब एक घटना और घटती है इसके साथ। 31 अक्टूबर साल 2021 को सुबह पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला दूसरे गांव का एक अनजान आदमी था। वह कहता है कि साहब, उसके गांव मझौली के कुएं में एक लड़के की लाश दिखाई दे रही है। फिर पुलिस भागती हुई उस कुएं तक जाती है और लाश को निकालती है। लाश निकाली जाती है, लेकिन उसका चेहरा कुचल दिया गया था। चेहरे से उस लाश को पहचानना लगभग असंभव था। उसे बुरी तरह पीटा भी गया था। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी, बदबू आ रही थी। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आसपास के गांव में यह बात फैला देती है कि एक 16-17 वर्षीय लड़के की लाश मिली है। अगर कोई इस लाश को पहचान ले तो वह बॉडी को ले जा सकता है। फिर यह खबर रवि रंजन के पिता बसंत राम तक पहुंच जाती है। रवि रंजन, उनका बेटा, भी गायब था। वे थाने जाते हैं। लाश को देखकर वह बुरी तरह से रोने लगते हैं। उन्होंने पुलिस को बता दिया कि वह लड़का जिसकी लाश सामने पड़ी है उनका बेटा रवि रंजन ही है। और पुलिस उस लाश को रवि रंजन के हवाले, बसंत राम के हवाले कर देती है। लाश घर आती है। पूरे गांव के सामने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होता है और उसका श्राद्ध भी किया जाता है। लेकिन अब पुलिस के पास एक सवाल है कि आखिर रवि रंजन को मारा किसने। फिर सबका शक राधे श्याम पर आ जाता है, क्योंकि रवि रंजन राधे श्याम की बेटी को लेकर भाग गया था। फिर राधे श्याम के खिलाफ FIR दर्ज होती है बसंत राम के द्वारा, लेकिन राधे श्याम पूरे परिवार के साथ कहीं भाग जाता है। फिर पुलिस और गांव के लोगों को भी पूरा यकीन हो जाता है कि रवि रंजन की हत्या में राधे श्याम का हाथ जरूर है, और पुलिस राधे श्याम और उसके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। पुलिस का भी मानना था कि रवि रंजन का खून राधे श्याम और उसके परिवार ने किया है। बसंत राम रोज थाने जाता है और इंसाफ के लिए कहता है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। राधे श्याम का कहना था कि रवि रंजन उसकी बेटी को लेकर भाग गया था, इसलिए रवि रंजन की हत्या का आरोप उसके सिर पर जबरदस्ती लादा जा रहा है। अब राधे श्याम पुलिस का काम अपने हाथ में लेकर मामले की जांच में खुद जुट जाता है और पता करता है कि संध्या उस दिन कहां कहां गई थी। राधे श्याम उस फोन के बारे में मालूम करता है जिसका उपयोग उसकी बेटी करती थी, संध्या। लेकिन एक दिन संध्या का एक नंबर उसे मिल जाता है। फिर वह कुछ पैसे इकट्ठा करता है और संध्या के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाता है। उस कॉल डिटेल में एक एक्टिव नंबर मिल जाता है। फिर राधे श्याम उस नंबर का लोकेशन और वह व्यक्ति जिसके नाम वह नंबर रजिस्टर्ड था उसे मालूम हो जाता है राधे श्याम को कि इसका मालिक कौन है, किसके नाम से यह मोबाइल का नंबर सिम रजिस्टर्ड है। यही सब करते करते 1.5 साल का लंबा समय बीत जाता है और तब राधे श्याम को मालूम होता है कि इस नंबर का मालिक रवि रंजन है।
जो उसके बेटी को लेकर के भाग गया था। उसका लोकेशन महाराष्ट्र के पुणे में मिल रहा है। फिर राधे श्याम थाने जाता है और थाना प्रभारी को 1.5 साल में इकट्ठी की गई सारी जानकारी बता देता है। पुलिस उस नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है और जब सर्विलांस पर लगाती है तो पता चलता है कि रवि रंजन महाराष्ट्र के पुणे से यूपी की तरफ आ रहा है। लोकेशन बता रहा था कि वह महाराष्ट्र से चल चुका है यूपी की तरफ। और फिर पुलिस को लोकेशन से पता चलता है कि वह बनारस के एक रेलवे स्टेशन मुगलसराय पर है। फिर बिहार की पुलिस यूपी पुलिस से बात करती है और बनारस रेलवे स्टेशन से दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। संध्या और रवि रंजन दोनों नाबालिग प्रेमियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर दोनों को कोचस के उसी गांव में लाया जाता है, जिसे देखने के बाद गांव के लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस रवि रंजन को वे लोग देख रहे थे उसका तो 1.5 साल पहले उसके पिता ने अंतिम संस्कार किया था पूरे गांव के सामने, और वह इस समय संध्या के साथ जिंदा हालत में था। अब मामला बिल्कुल पलट चुका था। पुलिस संध्या, रवि रंजन और बसंत राम से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो एक नई कहानी सामने आती है। बसंत राम एक लावारिस लाश को जब देखता है और तब उसे अपने बेटे को जेल जाने से बचाने के लिए एक आइडिया उसके दिमाग में आता है, और फिर बसंत राम उस लाश को अपने बेटे की लाश बताकर उसको घर लाकर उसका अंतिम संस्कार करता है। उसका यह सोचना था कि अंतिम संस्कार के बाद पुलिस का रवि रंजन पर से ध्यान भटक जाएगा। इसके बाद बसंत राम राधे श्याम के ऊपर अपने बेटे की हत्या का इल्ज़ाम लगाकर और पुलिस में कंप्लेन कर देता है। अब इन लोगों के साथ तो जो भी हो, खैर कोई 302 का मुजरिम नहीं बनता है इस केस में। न राधे श्याम बनता है और न ये बसंत राम बनता है। हाँ, नाबालिग लड़के के द्वारा भगा कर ले जाने का जो जुर्म अगर बनता होगा तो पुलिस रवि रंजन को सज़ा दे सकती है, लेकिन आखिर वह लाश किसकी थी जिसे रवि रंजन के पिता बसंत राम ने जिसका अंतिम संस्कार किया था, इसका पता आज तक नहीं लग सका किसी को, न पुलिस को, न गांव वालों को, और न उसके माँ बाप को जिसकी यह लाश थी, और उस लाश को उसके घर वाले मुखाग्नि तक नहीं दे सके। तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।